हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके एलिमेंट हैं इनकी आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बताया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और बात कहूँगी बेटा, जिससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें माइंड में तो था Mn5 होता है, जो Mn होता है उसका जो 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने 4 बताया हुआ है, तो बेटा वो देख लेना एक बार क्या होता है 5, क्योंकि जो क्रोमियम होता है और Mn होता है, इन दोनों के जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है 3D 5 और Mn में भी 3D 5। ठीक है बेटा, ये याद कर, ये देख लेना एक बार, चेक कर लेना। अब देखो बेटा, अब यहाँ जो वो मिस्टेक हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो बेटा, अब देखो, one of the notable feature of the transition element is the greatest variety of the oxidation state. These may show in their compounds. टेबल ये दी हुई है इसके लिए, ठीक है, ये रो दी हुई है। देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। क्यों करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो? क्योंकि बेटा इनके पास होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है उसमें ये क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, ये लिजेंड के साथ शेयरिंग करते हैं और या डोनेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनमें बॉन्डिंग हो जाती है। तो जितने इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इतनी इनकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। तो क्या आंसर होगा कि जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके ऊपर डी इनकम्प्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड क्या आंसर आता है, जो आपका स्कैंडियम होता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जो स्कैंडियम सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है, आपका स्कैंडियम और आपका जिंक। ठीक है, जो स्कैंडियम होता है, एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है। जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं बेटा +2 और +3 होते हैं, कि नॉर्मली ये अधिकतर मोस्टली इसमें क्या रहते हैं, स्टेबल होते हैं। सभी नहीं, मतलब कॉमन में ले दे कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसमें ट्रांजिशन। एक सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, जो Mn होता है। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्वेश्चन आता है कि Mn ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है और ये कम क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या जो Sc है वो +3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता। अब देखो एक एक का मैं बेटा आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले उठाते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या क्या होता है बेटा, 3D1 और आपका 4s2। ठीक है, ये आपका 4s कंप्लीट है और ये आपका 3D हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है 4 और ये 3sd, ये 3D हो गया। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है बेटा, अनस्टेबल क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बड़ी जल्दी क्या होता है, इसमें से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से जो स्कैंडियम होता है वो Sc3+ में स्टेबल होता है, Sc2+ में भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो Mn है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्यों करता है, क्योंकि जो Mn होता है, एक और बात बता दूं बेटा, जो आपके s ऑर्बिटल होता है ये तो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट, क्या करते हैं बेटा, डोनेट, दूसरे को डोनेट कर देते हैं। लेकिन जो आपके डी ऑर्बिटल है ये करते हैं शेयरिंग, कि जैसे अकेला है तो यहाँ पर शेयरिंग, यहाँ पर ये अकेला है, एक दूसरे अपने अपने इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो जो शेयरिंग करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो आपका क्या करते हैं, डोनेट करते हुए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो कभी कभार आपके डी ऑर्बिटल भी डोनेटिंग कर देते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं बेटा, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो Mn का क्या होता है, 3D 5 4s2 ये होता है ना, तो फिल करो 1 2 3 4 5 और आपका 4s2। ठीक है, अब ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके। ठीक है, Mn2+ और 5 कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए 7। तो बेटा जिसमें जितने ज़्यादा Mn में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम होते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने की वजह से क्या होते हैं, अनफिल्ड होते हैं। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने की वजह से जो Mn है क्या शो करता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है, Mn। जितने ज़्यादा आप लेफ्ट टू राइट चलोगे, देखो बेटा
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सपोज करो, क्या स्कैंडियम का तो मैंने आपको बता दिया, टाइटेनियम है, ठीक है। तो क्या करोगे, स्कैंडियम साथ के साथ लिख ही देती हूँ मैं, 3d1 4s2, ये तो बता ही दिया है, 3d2 4s2। टू इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फिर कौन आता है, शक्तिवीर, बी आएगा 3d 3 4s2, ये तो पूरा हो जाएगा। इस तरह बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते चले जाएंगे बेटा, आप एक बार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे इंक्रीज होते चले जाएंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इंक्रीज होते जाएगी तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती चली जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद Mn के बाद ये देखो स्टार्टिंग में इंक्रीज होती जा रही है ना, उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि N के बाद आपका आता है Fe। Fe में क्या होता है बेटा आपका 3d6 4s2, ये होता है, एस में एंट्री करा लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या होने शुरू हो जाएंगे बेटा, जब आप नीचे की तरफ चलोगे फीकोनी, तो ये क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, पेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने स्टार्ट हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा, कि हम स्कैंडियम टू Mn तक चलते हैं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, बढ़ती है। और Mn से जब Zn तक चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती चल जाती है बेटा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाते हैं। जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाएगी एलिमेंट की, और अगर वे डिक्रीज होते जाएंगे तो पेयरिंग होते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होते जाएंगे। जैसे Zn है, Zn+2, ये तो +3 शो करा है, लेकिन ये Zn+2 ही शो क्यों करता है, +3 शो क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा जो Zn होता है आपका फुल फिल्ड होता है, उसका जो d ऑर्बिटल है वो क्या होता है, फुल फिल्ड होता है, उसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो उसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे हम तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ Zn किस में रहता है बेटा, आपके +2 में। हाँ देखो क्या है, अब यहाँ पर देखो, the element which give the greatest number of oxidation state occur in near the middle of the series। देखो जो मिडिल में जाते जाते आपकी क्या होती जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, मैग्नीज। फॉर एग्जांपल एग्जिबिट्स ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, +2 से +7। मैंने बता दिया है, रीजन भी बता दिया है कैसे ज़्यादा है बेटा, कैसे बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बढ़ते जा रहे हैं। फिर Mn के बाद कौन आता है, Fe आ रहा है, तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज उसमें फिल होने शुरू हो रहे थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। द लेजर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सट्रीम एंड स्ट्रीम फॉर द टू फ्यूज इलेक्ट्रॉन्स टू लूज शेयर। जो स्कैंडियम और टाइटेनियम होता है ये क्या करते हैं बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये शेयरिंग भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया बेटा जो डी और एस, और ये इसके जो Mn होते हैं इसके डी और एस दोनों ही ऑर्बिटल क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वो लॉस करो या क्या करो, शेयर करो। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम क्या करते हैं बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं और शेयर भी कर देते हैं। अब टू मैनी डी ऑर्बिटल्स, हैंस फ्यू ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर इलेक्ट्रॉन इन विद अदर्स फॉर हायर वैलेंसी। जो Zn और Cu और Zn है, Cu Zn और एक निकल भी होता है, ये सिर्फ अपने s ऑर्बिटल को ही शेयर करते हैं, लॉस करते हैं, ये d ऑर्बिटल को शेयर नहीं करते। ठीक है बेटा, कौन, Cu और Zn। द शेयरली इन द सीरीज स्कैंडियम इज वर्चुअली अननोन एंड टाइटेनियम इज मोर स्टेबल देन। देखो जो टाइटेनियम होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, टाइटेनियम थर्ड, टाइटेनियम सेकंड। अब देखो बेटा जो आपकी इसमें बोल्ड लिखी हुई है, देखो थोड़ी डार्क लिखी हुई है, वो एलिमेंट उसी में ही आपका स्टेबल होता है। ठीक है, देखो टाइटेनियम 4 में स्टेबल है, वी वेनेडियम 5 में, क्रोमियम 6 में, Mn 7 और 2 में स्टेबल होता है आपका, Fe+2 और +3 में स्टेबल होता है, कोबाल्ट +2 और +3 में स्टेबल होता है, निकल 2 में और कॉपर भी 2 में और Zn भी 2 में। ये तीनों के तीनों जो d ऑर्बिटल है ये अपना d ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। हो गया। अब देखो
एट द अदर हैंड दूसरे में ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट हो जिंक। जिंक सिर्फ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट करता है बेटा +2। मैंने बताया था क्यों करता है, सिर्फ ओनली ये किसका यूज करता है, s ऑर्बिटल का। ये d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो जिंक होता है फुल फिल्ड होता है, आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, जो डी ऑर्बिटल है वे इन्वॉल्व नहीं करता, ये बात मैंने आपको बता दी है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रीजनेबल स्टेबिलिटी कोरस्पॉन्ड इन द वैल्यू टू द सम ऑफ द एस और डी इलेक्ट्रॉन अप टू मैग्नीज। जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्यों, क्योंकि जो आप उसका एस और डी दोनों के दोनों ही बॉन्डी में क्या करते हैं, शेयरिंग और शेयर करें या लॉस करें, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं आने वाले के साथ, तो उसकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है बेटा, हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम किस में स्टेबल होता है, टाइटेनियम होता है आपका O2 वैलेंसी, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आती होगी। ठीक है, जैसे 2 2 जा 4, जो ऑक्सीजन होता है -2 होता है, कितना है 2 2 2 2 जा 4, तो टाइटेनियम की कितनी होगी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो वैनेडियम होता है बेटा वो 5 में स्टेबल होता है। ठीक है, जो क्रोमियम होता है वो 6 में स्टेबल होता है और +3 में भी स्टेबल होता है आपका क्रोमियम। Mn किस में स्टेबल होता है, Mn 6O4। ठीक है, ये जो ये होता है ये आपका किस में वो स्टेबल होता है, Mn 7 में। ये किस में होता है बेटा, 7 में। तो फॉलो बाय द रेदर एडप्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट टिपिकल स्पीसीज ऑफ फॉलो आर Fe सेकेंड और थर्ड में, कोबाल्ट सेकंड थर्ड में, निकिल सेकंड में स्टेबल होता है, कॉपर आपका फर्स्ट और सेकंड में स्टेबल होता है, और जिंक आपका किस में स्टेबल होता है बेटा, +2 में स्टेबल होता है। अब देखो, जैसे हमें भाई याद करना है, स्टेबल याद नहीं हो रही कि कौन सी स्टेबल होती है कौन सी नहीं है। जैसे कि आपका स्कैंडियम है, ठीक है, कितना और क्या ऑर्बिटल होता है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। तो जो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं, 2 + 3, तो 2 + 1, तो कितना स्टेबल किस में रहेगा आपका, Sc किस में, +3 में। ऐसे ही V में क्या करोगे आप, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें, तो इसका मतलब ये किस में स्टेबल होगा, 4 में। फिर है क्रोमियम। अब ऐसे ही इनकी स्टेबिलिटी आप जैसे जैसे बेटा इसमें बढ़ते चले जाओगे, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये ऐसे ही आपको, अब देखो हम नंबर ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ किस ट्रिक से याद करना है, Sc to Mn तक। जो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा उन्हें काउंट कर लो, कितने, 2 और 1 3। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट किस में स्टेबल होगा बेटा, आपका स्कैंडियम +3 में। जो आपका T है टाइटेनियम 2 2 + 4, इसका मतलब +4 में ये स्टेबल होगा। 3 और 2 5। ये वेनेडियम किस में स्टेबल होता है आपका, 5 में। मैंने अभी कंपाउंड भी लर्न कराया ना। जो क्रोमियम होता है किस में स्टेबल होता है, 6 में। जो मैग्नीज होता है किस में स्टेबल होता है, 7 में। जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनको काउंट कर हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो इसने एग्जाम्पल भी दिया होगा आपको, Gv2O5E5, ये इसके एग्जाम्पल दिए ना, कि जो हम इनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, डी और एस को ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और इनसे इनके हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेबल वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे होगा बेटा यहाँ तक आपको समझ में कि ये स्टेबिलिटी कैसे आ रही। फिर ये था ना ये वाले पार्ट पे। अब जो ये कह रहे हैं कि इनके बाद Mn के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है देखो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, क्योंकि Mn के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वे अनपेयर्ड क्या होने शुरू हो रहे हैं, पेयर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। फिर नेक्स्ट वन, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ transition element arise out the incomplete filling of d orbital in such way that their oxidation state differ from each other by unity। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी क्या हो रही है, डिफर होती जा रही है। अब देखो, और यूनिटी मतलब एक एक, देखो यहाँ पर 2 फिर 3 फिर 4, 1 1 का डिफरेंस है ना, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वेरिएबिलिटी क्यों होती जा रही है, क्योंकि Mn के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पेयर होने स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं, वे फिल होने स्टार्ट शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है बेटा, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें एक का डिफरेंस होता है, लेकिन देखो क्या कह रहा है, लेकिन V सेकेंड थर्ड 4 5 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट
with a variability of oxidation state of non-transition element where oxidation state normally differ from a unit of 2। जो ट्रांजिशन एलिमेंट से अदर एलिमेंट होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर 2 का डिफरेंस आता है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें 1 का डिफरेंस आता है। जैसे कि आपका क्लोरीन है, क्लोरीन -1 में रहता है, -3 में रहता है, -5 में, 2 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया हो बेटा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें यूनिटी होती है, मतलब 1 का डिफरेंस होता है। जो आप जैसे कि वेनेडियम सेकंड थर्ड 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इसमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि क्लोरीन में -1 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -5 हो गया, इस तरह इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस अमंग द ग्रुप। देखो क्या नोटिस किया है इसमें इंटरेस्टिंग, 4 से 10 तक, 4 to 10 although in the P block over oxidation state favored by the heavier member। जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हैवियर मेंबर होते हैं, मतलब कि जो हैवियर जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में अगर आप अप टू डाउन चलोगे तो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। पी ब्लॉक में जो जितना हैवियर होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ही कम होगी। क्लियर बेटा। कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए उनमें जो ऑक्सीडेशन जो जितना हैवियर होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। देखो लोअर, ठीक, हैवियर मेंबर किसमें, पी ब्लॉक में। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। लेकिन इसके अपोजिट क्या है बेटा, आपके जो आपका ग्रुप डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में होगा कि अगर हम अप टू डाउन चलते हैं, जैसे कि क्रोमियम ले लिया, ठीक है, जो क्रोमियम होता है अप टू डाउन चलो, क्रोमियम से नीचे कौन आता है बेटा, एमओ से नीचे कौन आता है, डब्ल्यू, मोलिब्डेनम और आपका टंगस्टन, ये 3 होते हैं। तो देखो अब अप टू डाउन चलोगे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा इसका, ये हैवियर, इनका साइज भी बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अप टू डाउन जाने पर जो एलिमेंट है हैवियर होते जा रहे। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जो डी एलिमेंट होते हैं, अप टू डाउन जाने पर ये हाइयर, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होते हैं। जो ऊपर होते हैं, जो लाइटर होते हैं, उनकी लाइटर ही, मतलब हल्के है तो हल्के ऑक्सीडेशन, हैवियर है तो अपनी हैवियर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर बेटा। लेकिन जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, जब अप टू डाउन चलते हैं तो जो हैवियर मैटर है, जो एलिमेंट है, वे लो ऑक्सीडेशन रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो ऊपर होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, वे क्या रखते हैं, ऊपर वाले हाइयर ऑक्सीडेशन, और अप टू डाउन जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। जितना ज़्यादा हाइयर इतनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन डी ब्लॉक में एकदम इसका क्या उल्टा होता है, जो लाइटर हो गए वे लाइटर, कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो हाइयर हो गए वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर बेटा ये बात आपको। अब देखो एग्जांपल दिया है ग्रुप 6 में, मोलिब्डेनम 6 में है, वेनेडियम जो आपका टंगस्टन है वो भी किस में होता है, 6 में। आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल, इसमें मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो क्रोमियम होता है द इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट in acidic medium is a strong oxidizing agent where MOO3 and WO3 are not। ये कह रहा है कि जो आपका KMnO4 है वो K2Cr2O7 है, वो क्या करता है, आपको पता है जो K2Cr2O7 होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क करता है। क्यों, वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क क्यों करता है। लेकिन आपके जो MO3 है और आपके कौन WO3 है, ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि जो क्रोमियम होता है बेटा यहाँ पर क्या है +6, और ये अपने आप को चाहता है, क्योंकि ये इसमें स्टेबल नहीं है, ये अपने आप को करना चाहता है +3। ठीक, तो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूज। और जो दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो क्रोमियम होता है +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, रीजन आ गया बेटा समझ में, क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो +6 में स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। वो किस में चेंज हो जाता है, +3 में। लेकिन जो आपके MO और W है, ये क्या है, हैवियर एलिमेंट है, और हैवियर एलिमेंट अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खोना, ये इसी में ही स्टेबल है। लेकिन ये इसमें क्या है बेटा, अनस्टेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट देखो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगैंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। देखो बेटा क्या, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है लिगैंड के साथ पाई एक्सेप्टर
और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वे अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। आई बात समझ में? कैसे बॉन्डिंग करते हैं लिगेंड के साथ? लिगेंड क्या होते हैं बेटा? जो आपके मेटल होते हैं, ठीक है, जो सपोज करें मेटल है, ये जिसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं जिसके साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो मेटल इन लिगेंड्स के साथ पाइथो एक्सेप्टर और सिग्मा बॉन्डिंग करता है वे अपनी सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा? पाई एक्सेप्टर और सिग्मा बॉन्डिंग। अब देखो इसे बताती हूँ आप देखो बेटा, ये मेटल है, ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल हो गए आपके, ठीक है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में ही आपके पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगा इसके, ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड। ठीक है, ये तो होता है बेटा आपका पाई, ये होता है ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जो आपका कौन है? मेटल, ये क्या काम करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है आपके, इसके इलेक्ट्रॉन है, ये क्या काम करेगा? जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या कर देगा? डोनेट कर देगा अपने पाई। और जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, जब आपका कार्बोनाइल है, मेटल के सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डिंग का। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? इसी बॉन्डिंग को हम जब मेटल एंटी बॉन्डिंग जो पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करे और जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करे, ठीक है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने लोन पेयर क्या करे? डोनेट करे। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम बेटा सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसी जिसमें ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप होगा किसी भी मेटल के साथ, वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर बेटा? ये बात क्लियर हो गई होगी कि पाई एक्सेप्टर और फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ सिग्मा बॉन्डिंग और पाई एक्सेप्टर होगा वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और कैसे होता है? जो मेटल होता है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके एंटी बॉन्डिंग में? कार्बोनाइल की एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ पर क्या जो बॉन्डिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया निकिल कार्बोनेट, जो CO होता है इसका जो फॉर्मल चार्ज होता है बेटा क्या होता है? 0 होता है फॉर्मल चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज होता है उसी से तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जो इसका फॉर्मल चार्ज होता है 0, जिसकी वजह से इसके NI भी क्या हो जाता है? 0। CO कार्बोनाइल ग्रुप है तो Fe क्या हो जाएगा? 0। तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा ये पाई एक्सेप्टर और सिग्मा बॉन्डिंग और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लोअर है, क्यों 0 ही। अब देखो, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बता था कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता बेटा? स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम सिर्फ ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। या क्वेश्चन आ सकता है जो Zn है वो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करता है? क्योंकि जो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि वो फुल फिल्ड है। इसका रीजन ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। जो आपका Mn है वो क्या करता है? लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग में S और D दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि Mn2+ से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कोई मेटल है वो M2+ है तो वो कौन सा M में जाएगा, मतलब रिड्यूस होगा या नहीं होगा। अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं वो लेगा या नहीं लेगा, ले रहा है तो क्यों, और अगर नहीं ले रहा है तो क्यों। ठीक है, अब देखो बेटा टेबल 4.4 ये टेबल है, ये इसमें बेटा जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है इनकी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दोनों की दोनों आपकी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ अपने पॉइंट पर कि कंटेन द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मेटल एटम टू M2+ आयन इन सॉल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ E0 एंड दोज कैलकुलेट यूजिंग डाटा कंपेयर E, ये दोनों के साथ कंपेयर किया हुआ है। हम देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर ही हम ये निकालेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज आप ले रहे हो, जो मेटल आप ले रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या गेन करेगी। लॉस कर रही है तो क्यों कर रही है, गेन कर रही है तो, और क्या बताएंगे हम इसकी हेल्प से कि जो कि आपके M2+ से M में जो आपकी स्पीसीज जा रही है वो इसमें स्टेबल है
या नहीं है। इसी की हेल्प से जो आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यही बताएगा कि ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा। ये आपके M2 + M से ही हमें ये बताता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि ये इसकी स्टेबल फॉर्म है या अनस्टेबल फॉर्म है। इसी की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ही हम बता सकते हैं कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अब देखो बेटा, जो ये हमने फिगर बनाई हुई है किस बेस पर बनाई हुई है, इनकी जो फिगर बनाई हुई है हमने बेटा इन्हें बोला है कि जो इसकी टेबल दी हुई है 4.4 ये वाली टेबल दी है। इस टेबल के लिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपका ये है। ये आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ये होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। एक होती है एटमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एंथैल्पी। इनकी हेल्प से ही हम जब इनका जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो इन सब का, इन तीनों का सम होता है। इन तीनों का क्या होगा, जो इनका है इनका सम ही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, टोटल आपकी एनर्जी होती है। इसकी हेल्प से ही हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला है हाइड्रेशन एंथैल्पी एटमाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से ये इससे इसके इनके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो टोटल एंथैल्पी है आपकी कैसे निकलती है। अब देखो बेटा, पहले मैं आपको ये टेबल ही समझा देती हूँ। देखो ये किसके लिए है, फर्स्ट सीरीज आपकी जो थर्ड सीरीज है आपकी 3D सीरीज है, ये उसके लिए सारी टेबल दी हुई है कि ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एंथैल्पी। मतलब कि जब आप इनको +2 से +m में लेकर जाते हो कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, एटमाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा अगर आप M2+ से किस में जाते हो, M में जाते हो। ठीक है, फर्स्ट जो एंथैल्पी है आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पी है, क्या होती है बेटा, डेल्टा H। ये क्या होती है आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जब आप किसी भी एलिमेंट को उसके कंस्टिट्यूएंट में तोड़ते हो, मतलब जैसे O2 है, O2 को आप ब्रेक करते हो OO में, तो इसे तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए वही क्या होती है आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पी। और ये गैसेस जो सॉलिड है, सॉलिड से किस में चेंज करता है, गैसेस में। जो एलिमेंट ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड जैसे कोई मेटल है जैसे Fe है, ठीक है, इनके बीच के बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा, Fe इतना हो गया। Fe होने के बाद अगर ये क्या है सॉलिड को हम गैसेस चेंज करेंगे, वही क्या होगा आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आपके जो मेटल है उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और किस में चेंज कर देते हैं, गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही क्या होती है आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पी। आपने बेटा 10th में पढ़ा होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में भी क्या होता है, जो सॉलिड होता है डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैसेस फॉर्म में, और इसमें भी क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है आपका, गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है बेटा किसके, सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो डेल्टा जो H है आपका, डेल्टा H एटमाइजेशन इक्वल होगा आपका डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक, अब है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर हम किसी भी जो आपका एलिमेंट है आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, देखो बेटा जैसे कि आपके वैनेडी स्कैंडियम ही ले लो, जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, 3D14S2। देखो जो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है ये, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम जितनी सा एनर्जी दे रहे हैं वही क्या है बेटा आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, M2+ से M। ठीक है, तो दो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, E1 + I(E2)। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा आपके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तो बता दी मैंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, और ये क्या आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब आ गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, जैसे कि आपका जो मेटल है, ठीक है, जो मेटल है, मेटल जब इसका 1 मोल, क्या 1 मोल आयन, किस मेटल का 1 मोल आयन क्या करता है, वाटर के साथ क्या कर देता है, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। और उसमें से हाइड्रेट होते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो ये आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। क्लियर बेटा, क्या बात क्या कहा समझा कि 1 मोल जो मेटल है, 1 मोल आयन, ये जो यही तो है 1 मोल, इसका 1 मोल आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर जब क्या कर देता है, हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते टाइम क्या होता है, इसमें से जो हीट है वो रिलीज होती है, क्या होती है बेटा,
हीट रिलीज होती है, और जो हीट रिलीज होती है इसी को बोलते हैं हम हाइड्रेट एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इसमें तो रिलीज हुई है, लेकिन इससे पहले आपने क्या दिया, एटम को तो ब्रेक करने के लिए भी आपने क्या दिया, हीट दी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आप क्या दिया, हीट दी। तो और इसमें क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। इसका मतलब आपका जो क्या होगा, आपका जो मेटल है, ये आपका मेटल है, इससे अगर आप क्या करोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी जो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है और एटमाइजेशन एंथैल्पी है, वो तो दोनों होगी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें हीट क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो होगी बेटा नेगेटिव, क्योंकि वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, आप देखो जो आपके हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जो बेटा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक, साइज के, जो साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी आपकी इतनी ही ज़्यादा होगी, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है, जो साइज होगा जितना छोटा, इतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ये छोटा ये इतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात। और देखो हीट रिलीज हो रही है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट बाहर आती है वो एक्सोथर्मिक, और आपको हीट देनी पड़ रही है तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक नेगेटिव होती है। अब देखो हम बेटा इसे डायग्राम से समझते हैं। एम कोई मेटल है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना कि Fe को Fe2+ में और एक्वस में, वो डायरेक्ट नहीं चेंज होता। देखो उसमें कितने स्टेप होते हैं। एम सॉलिड है, कोई भी मेटल है, वो एम एक्वस में बदलोगे आप, M2+ और किस में चेंज कर रहे हो, एक्वस में। तो देखो कितने स्टेप होंगे। सबसे पहले जो एम सॉलिड होता है इसका करते हैं हम एटमाइजेशन, हीट देंगे, हीट दे रहे हैं एंडोथर्मिक, इसका मतलब पॉजिटिव हीट। ठीक है, और किस में बदल देंगे, गैसेस फॉर्म में। किस में बदल दिया बेटा आपने, गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में बदल दिया। अब बदलने के बाद आपने इसका क्या, इसमें से क्या रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि M2+ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी I1, आयनाइजेशन एंथैल्पी E2। ठीक है, E1 और E2 दो आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, और किस में चेंज हो गया, M2+ में चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको एक्वस में चेंज करना है, और एक्वस में चेंज करने के लिए अब क्या होगा, जब आप इसमें एक्वस में चेंज करोगे हाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड होने पर इसमें से जो हीट रिलीज हो रही वही आपकी क्या होगी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव निकल रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और ये दोनों इसमें दी जा रही है तो एंडोथर्मिक। यहाँ से बेटा ये पूरा सर्किल आपकी समझ में आ गया होगा। अब जब हम टोटल एंथैल्पी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, टोटल एंथैल्पी निकालोगे तो टोटल एंथैल्पी क्या होते हैं, इन तीनों का टोटल। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H, सब्लिमेशन लिख लो या एटमाइजेशन लिख लो, प्लस डेल्टा H कौन, वो I1 प्लस IE2। ठीक है, फिर प्लस है, होती तो माइनस में है, टोटल में तो लिखा जाता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये इसकी टोटल अर्ज इतना हो गया। अब ये देखो, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, जितनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव कम है तो ये वैल्यू भी क्या होती चल जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन जिसमें हाइड्रेशन वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी पॉजिटिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका डेल्टा H होता है ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा उसकी ये वैल्यू पॉजिटिव कम होगी, जिसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी उसी में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जो ये नेगेटिव है यही इसकी पॉजिटिविटी को क्या करेगा, कम करेगा। अब देखो ये बात बेटा हम टेबल में पढ़ेंगे। देखो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है, देखो अप टू डाउन जाने पर ये बढ़ रही है, 18 फिर 89 5 फिर 19। देखो यहाँ पर इसके बढ़ने से देखो इसकी नेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, ये यहाँ तक क्या हो रही है, घटती जा रही है। यहाँ पर देखो ये बढ़ रही है तो ये क्या हो रही है, घट रही है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव को क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी, जिससे नेगेटिव वैल्यू क्या होती चल जाएगी, कम होती चल जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ ये बढ़ती चल जाएगी, जितनी ये ज़्यादा इतनी ये क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पर एकदम से फिर क्या हो गई, घट गई। इसके घटने का कारण क्या है, जो Mn है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो Mn होता है क्या होता है बेटा, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होता है
एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से जो आप उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन उसे देना चाहोगे वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, रिपेल करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी एकदम से क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि जो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो I2 होगा वो क्या होगा, हाई होगा, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव बढ़ गया, फिर दोबारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते देखो फिर दोबारा यहाँ पर आकर क्या हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। ये तो हाफ फील्ड था और ये क्या था, फुल फील्ड। सिर्फ जो चेंज होगा आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड में होगा, वरना ये सीरीज चलती जाएगी। अब यहाँ पर देखो जो आपका कॉपर है, पूरी की पूरी d ऑर्बिटल में सिर्फ आपका कॉपर ही ऐसा होगा जो प्लस में वैल्यू पाई जाती है, और सबकी किस में मिलती है बेटा, नेगेटिव में मिलते हैं। सिर्फ कॉपर ही ऐसा होता है जो किसमें मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है। यही बात मैं बेटा इसमें दी हुई है साथ के साथ तभी बताऊंगी, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन से नीचे आता है, और ये हाइड्रोजन से नीचे आता है तो हाइड्रोजन को एसिड से क्या नहीं कर पाता, रिप्लेस नहीं कर पाता, जिससे इसका जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किस में आता है, पॉजिटिव आता है। जो आपका अदर ट्रांजिशन एलिमेंट है सबके सब एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एंथैल्पी होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब यहाँ से क्या पता चला है, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये किसे मेजर करने में हेल्प कराता है, हमारा जो टोटल एंथैल्पी है। ठीक है, इन सब की जो टोटल एंथैल्पी इनके कैलकुलेशन करके जो आपकी एंथैल्पी आई है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमें उसके बारे में बताता है कि टोटल एंथैल्पी क्या आएगी, कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन होगा या नहीं होगा, जो मेटल है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा, किसके बेस पे कहेंगे हम, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखो आ जाओ बेटा अपनी लाइन पर, द यूनिक बिहेवियर ऑफ Cu। यूनिक बिहेवियर था ना इसका Cu, क्योंकि सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका किस में है, प्लस में क्यों है, हैविंग ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकाउंट फॉर दिस इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फॉर्म एसिड। ये एसिड से जो एसिड है जैसे H2SO4 HCl, इनसे लिबरेट H2 को वाटर से, जो आपका H2 है एसिड से रिबलेट नहीं कर पाता। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाइट्रिक, सिर्फ ओनली जैसे कि नाइट्रिक एसिड या आपका हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम इसके साथ हीट कराते रिएक्शन कराते हैं और साथ में हीट भी देते हैं, तब ये क्या करता है, जो Cu होता है ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वरना और अदर एसिड के साथ ये रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो Cu है ये किस में रहता है, प्लस में ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। द हाई एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ती है किसमें, Cu से Cu2 प्लस करने में। जो आपका कॉपर है, कॉपर से अगर आपको कॉपर 2 प्लस में लेकर जाएंगे तो क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ट्रांसफर होती है। इज़ नॉट बैलेंस बाय द इट्स हाइड्रेशन, जो आप इससे ज़्यादा हाई एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 प्लस में जब इसे चेंज करोगे ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा हाई एनर्जी दोगे तो जो आपका E2 है I1 प्लस I1 E2 और IE2 होता है, उनका जो टोटल है उसके जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसी नेगेटिव को जो आपकी पॉजिटिव में आई है, क्योंकि हाई एनर्जी दे रहे हो, हाई एनर्जी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा, हाइड्रेशन क्या होते हैं, नेगेटिव में वैल्यू कम, तो इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव में सो जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जो ये हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव को क्या करती जाएगी, कम, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब एनर्जी दोगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्या होगी, कम, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाती, जिससे इसकी वैल्यू नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव की पॉजिटिव रह जाती है। ठीक है, द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू अक्रॉस द सीरीज is related to the general increase the sum of the first and second ionization enthalpy। अब देखो बेटा इसे अच्छे से समझो, देखो बेटा अब आप एक बार यहाँ पर समझ लो, वो तो थियोरटिकल उसमें बता दिया, अब एक बार लिखने से और अच्छे से होता है। जो मेटल होता है अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, एसिड्स के साथ कराते हैं, तो किस में बदल देता है, H2 में, और यहाँ पर एसिड के साथ जैसे H2SO4 है, ठीक है, ये किस में H+ है,
H प्लस से यहाँ पर H2 किस पर है 0, तो H प्लस से जब ये 0 पे जाएगा तो इसका क्या होगा बेटा रिडक्शन। और रिडक्शन कौन कर रहा है मेटल, तो जो किसी का रिडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो जो मेटल होते हैं वो एसिड का क्या कर देते हैं रिडक्शन कर देते हैं, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं बिहेव करते हैं। ठीक बेटा, तो जितने भी आपके डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एलिमेंट होते हैं, सिर्फ कॉपर को छोड़कर वे क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड का क्या कर देते हैं रिडक्शन कर देते हैं और खुद क्या कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर एसिड का रिडक्शन बेटा नहीं कर पाता। ठीक है, नो। ऐसे क्या मीनिंग निकलता है कि जो मेटल्स होते हैं, अदर मेटल्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कॉपर को छोड़कर सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में समझा था बेटा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल लगता है वो इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जो कॉपर होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल किसमें प्लस में, इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि ये एसिड से H को क्या नहीं कर सकता रिप्लेस नहीं कर सकता। और आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे नीचे होता है हाइड्रोजन से। समझ में आ गया बेटा। तो क्या निकला है यहाँ से कि अगर जो कोई मेटल होता है, अगर वो क्या होगा उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू क्या होगी बेटा पॉजिटिव होगी तो अच्छा रिड्यूसिंग की तरह वर्क नहीं करेगा। तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव वो इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, ये तो हो गया नॉर्मल एसिड। लेकिन क्या बात पड़ी हमने कि अगर एसिड कॉपर की रिएक्शन हम किसके साथ करा दे, अगर हम कॉपर की रिएक्शन CuHNO3 के साथ करा दे 4HNO3 इसके साथ रिएक्शन करा दे, तो ये बनता है Cu2 प्लस NO3 की ट्वाइस है, तो इसका मतलब 2 प्लस फॉर्म में है, और 2NO2 और प्लस 2H2। और या किसके साथ कराता है बेटा हॉट कंसनट्रेटेड क्या H2SO4, इन दो के साथ ये रिएक्शन करता है, अदरवाइज एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या करता है अगर आप इसके साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो Cu2 प्लस में पहुंच गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, सिर्फ HNO3 और हॉट कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करता है। ये एक यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है, जो कॉपर होता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये बैड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो बेटा, अब बात थी M2 प्लस से M में। अब हम ये देखें जो मेटल है कौन सा कितनी जल्दी M2 प्लस से M में जा रहा है और कौन सा नहीं जा रहा है, किसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू हो रही है, किसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू हो रही है। जो जितना नेगेटिव वो इतना ही लेट आपका क्या करेगा अपने आप को रिड्यूस नहीं होने देगा, क्योंकि वो किस में रहना चाहेगा M2 प्लस में। मैंने बताया जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो इतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कि अपने आप को ऑक्सीडाइज ही रखेगा, वो अपने आप को रिड्यूस नहीं होने का देने का, क्योंकि वो सामने वालों को क्या करेगा अपने आप ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो इतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज रहेगा। ठीक है, मतलब अपने आप को रिड्यूस नहीं होने देगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। आई बात समझ में, इसका मतलब वो +2 में ही रहेगा जिसकी जे वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले टाइटेनियम है। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या है आपका टाइटेनियम है, तो हम करेंगे Ti 2 प्लस की बात हो रही है ना, क्योंकि M2 प्लस की, तो क्या होगा 3D2 और 4S0। अब ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो गया, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वहाँ पर हमने अभी देखी है वैल्यू जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं 1.63 होती है। तो क्या है ये शो कर रही है ये हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब इसकी जो पावर है रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव वो इतने ज़्यादा क्या करेगा पावर शो करता है, क्या उसकी रिड्यूसिंग पावर शो करता है। तो इसका मतलब ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्या रहेगा ये ऑक्सीडाइज ही रहेगा, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही वर्क करते हैं। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को ऑक्सीडाइज और दूसरे को क्या कर दे रिड्यूस, तो ये वापस लेकर अपने आप को रिड्यूस नहीं करेगा, क्या चाहेगा ये ऑक्सीडाइज ही रहना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो अगर आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो लॉस किए थे अगर दोगे ये वापस नहीं देगा, ये इसी में ही क्या है बेटा स्टेबल है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो वेनेडियम की, अब यहाँ पर देखो ऊपर तो क्या थी 1.63, नीचे की तरफ गई थोड़ी कम वैल्यू होती जा रही है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही, तो -1.18 कम हो गई, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी। V2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 3D
3d3 4s 0। अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो क्या रखी है, माइनस के 1.18, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव है, तो हाई नेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये भी अगर हम इसको इसके 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज ही रखेगा, ये अपने आप को रिड्यूस नहीं होने देने का। तो इसका मतलब ये V2+ में ही क्या है बेटा, आपका स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे क्या मीनिंग निकलता है, जो आपका Ti है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इससे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन? Ti। किससे? V से, V2+ से। फिर इसके बाद देखो, क्योंकि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इससे ज़्यादा नेगेटिव है, जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो इतने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद आपका V2+। फिर है आपका कौन? क्रोमियम। अब क्रोमियम को देखो, अब क्रोमियम की वैल्यू देखो बेटा, क्रोमियम की वैल्यू क्या है, 0.90। देखो 0.90 इससे कम है, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या है, ऊपर वाले से कम है। लेकिन देखो इससे कम Ti2+, फिर 2+, फिर आपकी आएगी क्रोमियम 2+। ये भी क्या नहीं चाहेगा, अपना अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो, जो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस में है बेटा, नेगेटिव में। और जो नेगेटिव होते हैं वे अपना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि वे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर इसकी, फिर इसकी, और फिर आपके क्रोमियम 2+ की। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, इससे बेटर ये, इससे बेटर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए आते हैं, एक दूसरे उससे क्या भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज भी क्या होते जा रहे बेटा आपके, जब टाइटेनियम अप टू डाउन चल रहे हैं ना, जो टाइटेनियम है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइड क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और जब साइज डिक्रीज हो गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी E1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी E2 क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा होगी। साइज डिक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से अप टू डाउन जाने पर जो नेगेटिविटी है क्या करता जा रहा, पॉजिटिविटी की तरफ जाता जा रहा, क्योंकि ये इनकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है। क्लियर बेटा, यहाँ से बात क्यों नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ अप टू डाउन जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो रही है। जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या करती जा रही है, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करती जा रही है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्रोमियम वो हो गया। अब इसके बाद देखो Mn। अब Mn का वैल्यू देखो बेटा, जो 0.9 है, इसके बाद यहाँ पर क्या होती जा रही थी, अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो आपकी ये वैल्यू भी पॉजिटिव की तरफ होती जा रही थी, क्योंकि I1 प्लस I E2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव ज़्यादा हो रही थी, नेगेटिव कम, उसकी वजह से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी थी। लेकिन एकदम से हाई क्यों हो गई, फिर दोबारा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों हो गई है, क्यों हो गई। अब देखो बेटा, जो Mn होता है वो हाफ फील्ड होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके पास होती है। जो Mn होता है Mn2+, जो Mn2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3D बेटा, वो 3d5, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन थे तो वे क्या हो गए, निकल गए। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका हाफ फील्ड। ये क्या है बेटा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने से ये क्या है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। और जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसे बाहर से कोई इसके दिए हुए लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसे वापस दे, क्योंकि ये इसी में ही बहुत ज़्यादा खुश है। देखो ये तो कम खुश थे, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इनसे ज़्यादा खुश है अकेला रहना। क्यों? क्योंकि ये इसी में ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है। भी ये तो इतने जितने स्टेबल नहीं थे, इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है आपके, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये बड़ी इजीली दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ये इजीली दे देगा तो जो आप ये नेगेटिविटी आई है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बढ़ जाएगी। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी I1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी I2 ये कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही क्या होगा, स्टेबल होगा, तो ये बड़ी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी, बेटा ये एनर्जी हाई जब होती है जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम इसे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्ट है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इन्हें निकालना इजी क्यों था, क्योंकि ये हाफ फील्ड होकर क्या हो रहा था, स्टेबल, तो बड़ी जल्दी इसने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी में ही लॉस कर दिए। तब ये कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, जो हाइड्रेशन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और जब हाइड्रेशन वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो Mn की वैल्यू है वो प्लस ना होकर 1.18 नेगेटिव की तरफ बढ़ जाती है।
क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसकी पॉजिटिव क्यों ना होकर नेगेटिव की तरफ क्यों बढ़ी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसे कोई इसका इलेक्ट्रॉन वापस दे। ठीक, इसका मतलब जो आपका Mn है वो रिड्यूसिंग पावर रखता है ज़्यादा किससे, क्रोमियम 2+ से। रीजन बेटा इन दोनों पर क्वेश्चन बताता है कि जो Mn होता है वो मोर रिड्यूसिंग पावर रखता है देन क्रोमियम 2+ से। पता चल गया, क्योंकि जो Mn होता है वो हाफ फील्ड होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, वो Mn+ में चेंज नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से ये क्या आती है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्रोमियम 2+ से। ठीक है, जिसकी वजह से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव क्या है, फिर दोबारा देखो ये जो नेगेटिविटी है पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, देखो घटती जा रही ना, ये 44, फिर 28, फिर 25, फिर दोबारा क्यों बढ़ती जा रही है, कौन है, फिकोनी। अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या जा रहे हैं, डिक्रीज होते हैं ना, इनके लगभग क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन Mn से तो डिक्रीज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट राइट जाते हैं साइड डिक्रीज होता है, जब साइड डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम, तो जिसकी वजह से नेगेटिव जब कम होगा तो किसकी तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो देखो आपका क्या Fe2+, थोड़ा राइटिंग सी गंदी है बेटा, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगी। 3d6 4s0। ऐसे ही आपका क्या होता है, कोबाल्ट 2+, फिकोनी होता है 3d7 4s0। ऐसे ही आपका निकिल होता है 2+, 3d8 4s0। ये क्यों पढ़े, क्योंकि हम 2+ वाले का ही स्टडी करते हैं। देखो अब इन्हें इलेक्ट्रॉन देना, हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अब इनकी जब साइज क्या है, इनका छोटा है, इनका साइज क्या छोटा है, हमें अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन इन्हें वापस करते हैं, जो आपके Mn है, क्रोमियम है, Ti है, इनके कंपैरिजन में हमें इन्हें इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा, हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ईजी नहीं, पर इतने ईजी भी नहीं करेंगे कि, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसे क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो साइज होता है क्या होता है बेटा, डिक्रीज, तो फिकोनी, इधर जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज। मैंने बताया था जब साइज डिक्रीज होता है, जो आपका IE1 होता है, IE2 होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो ज़्यादा एनर्जी देंगे, फिर एक और निकालने पर और साइज छोटा हो जाएगा तो और ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो इसकी वजह से जो आपकी नेगेटिव होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, कम नेगेटिव रह गया, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ती शुरू हो जाती है। जब ये कम होता है तो ये ज़्यादा हो जाती है, और जब ये ज़्यादा होता है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, Mn के केस में क्या था, ये कम थी, क्यों, क्योंकि जो Mn होता है बड़ी ईजिली अपना पहला इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, सेकंड भी इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों, क्योंकि वो हाफ फील्ड होने वाला था, स्टेबल होने वाला था, सब अपने आप को स्टेबल चाहते हैं। ठीक है, आपके किसी के भी घर में मेंबर जो ज़्यादा परेशान करता है, दुखी करता है, सब उसे ये कहते हैं बड़ी जल्दी निकल जाए, जल्दी चला जाए, जिसकी वजह से उनके घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसे ही Mn चाहता है कि मेरे पास से ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, जिससे मैं स्टेबल फॉर्म में रह सकूँ। ठीक है, फिर ये दोबारा वापस क्यों लेना चाहिएगा, तो इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। बेटा क्लियर, ये अप टू डाउन जाने पर इनकी जो नेगेटिविटी है डिक्रीज क्यों हुई है, ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा लास्ट वाला लाइन देखो, तो इसने क्या कहा, Mn, निकिल और जर्दन, इन तीनों में जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है, मतलब जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पॉजिटिव वाली वैल्यू से, मतलब IE1 प्लस IE2 से ज़्यादा होती है कौन, आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पर तो फुल फील्ड की वजह से होता है बेटा, यहाँ पर हाफ फील्ड की वजह से होता है, ये क्या है फुल फील्ड, ये भी क्या है बेटा फुल फील्ड। जो निकिल होता है, निकिल की हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव तो होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि देखो पॉजिटिव तो होती है लेकिन कम घटती है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये भी हाफ फील्ड फुल फील्ड रहने की वजह से क्या होता है, बड़ी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पर देखो बेटा, जब हम 44 से 28 पर गए, कितनी काफ़ी घटी है,
देखो कितना चेंज आया हुआ है ना सब में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत कम चेंज आया, 28 से 25 तक आए हो, सिर्फ 2 पॉइंट का ही चेंज आया। क्यों आया है इसमें इतना कम चेंज हुआ है? क्योंकि जो निकिल होता है बेटा, निकिल क्या होता है आपका फील्ड, फुल फील्ड होता है, तो फुल फील्ड होने की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इससे देखो ऊपर वाले से ज़्यादा है। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू को कम, नेगेटिव होने, पॉजिटिव कम होने देगी ना, तो इसका मतलब नेगेटिव ज़्यादा ही रखेगी। जब पॉजिटिव वैल्यू को ये नेगेटिव क्या करेगी, घटा देगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ना बढ़कर बहुत कम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, ज़्यादा और पॉजिटिव की तरफ बढ़ी, और ये कम पॉजिटिव की तरफ इसलिए बढ़ी है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। और जो IE1 और IE2 है वो कम, इसकी पॉजिटिविटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से कम पॉजिटिव की तरफ बढ़ी है। फिर आपका 34 कौन है आपका, प्लस के कॉपर। कॉपर आपका क्या होता है, फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है, तो इसकी जो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो वह एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, पॉजिटिव एंथैल्पी को नेगेटिव एंथैल्पी क्या नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रह जाती है। ठीक है, फिर आते हैं जिंक। जिंक क्या करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बड़ी जल्दी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और लॉस करने के बाद उसकी जो एंथैल्पी होती है क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो अपने उसमें से किसी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से बेटा ये पूरी लाइन आपकी समझ में अच्छे से, ये पूरी की पूरी टेबल आपके समझ में आ गई होगी। देखो अब द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल Mn एंड द कम्प्लीटली फिल्ड आउट डी कॉन्फिगरेशन Zn2। देखो सिर्फ किस में डिफरेंस हुआ है, जहाँ Mn2+ है उसने अलग वेरिएशन शो किया है, जो Zn2+ है, Mn2+ है, इन दोनों ने, क्योंकि एक हाफ फील्ड है एक फुल फील्ड है। ठीक है, इसी तरह वेयर है, जैसे निकिल है, निकिल की नेगेटिव एंथैल्पी क्या थी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी वो क्या थी, हाई थी, हाई होने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ कम जाता है। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक तो ये हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके कौन से, जब आप M2+ से अगर M2 में भेजना चाहते हैं इनको, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम ट्रेंड्स इन द M3+ से M2+। जो 3+ है उसे हम किस में भेजना है, 2+, मतलब कि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे थे, हमें सिर्फ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, वैल्यू वही रहेगी आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसी के बेस पर। अब देखो बेटा, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका इसके नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाई इज Cr2+ रिड्यूसिंग एन Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एज व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। जो क्रोमियम 2+ है ये तो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा क्या होता है, D4 होता है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है। अब देखो हम हर चीज़ में जो भी प्रॉपर्टी डिफरेंट करती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, सिर्फ जिसमें भी वो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए पूछ रहे हैं ये देख लो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन हाफ फील्ड हो रहा है, कौन फुल फील्ड हो रहा है, उसी की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो अब देखते हैं हम इसमें। अब देखो बेटा, पहले हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्रोमियम 2+, ठीक है, उसने कहा क्रोमियम 3+ में जाता है, तो क्रोमियम 3+ में जाएगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, तो दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस, तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका, 3D4 4s0। ठीक है, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किस में चल जाएगा, D3 3D3 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब Mn पर आ जाओ, Mn3+ था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर किस में बदल गया बेटा, Mn2+ में रिड्यूस हुआ है, अपने आप रिड्यूस हुआ है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या था, 3D4 4s0, और किस में चला जाएगा बेटा ये 3D, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 4s0। अब ये देखो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन हाफ फील्ड हो रहा है, कौन फुल फील्ड हो रहा है। ठीक है, तो D4 था, ये क्या काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसका मतलब ये अपना स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा। सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया और क्या बना दिया 3D5।
ये क्या कर, तो इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर ये क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी देखो, जो क्रोमियम है, क्रोमियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और 3d3 में चला जाता है। ये भी हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड कैसे होता है बेटा, ये हाफ फील्ड होता है जब ये जो आपका डी जनरेट डी ऑर्बिटल होता है, अगर ये किसी के साथ कंबाइन में हो जाता है, किसी के साथ बॉन्डिंग करता है बेटा, तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट हो जाएगा, इस तरह स्प्लिट हो जाएगा। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से खोल के बताई जाएगी। सारी स्ट्रक्चर, सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी के ऊपर है, इसलिए मैं यहाँ पर बेटा कम ही बता रही हूँ। तो जो नीचे वाला होता है ये तो होता है T2G, लो एनर्जी। जो ये होता है Eg, इसका नाम Eg होता है, ये T2G होता है, ये हाई एनर्जी और ये लो एनर्जी। अब देखो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, जो T2G है यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया। तो ये भी देखना, ये यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया, तो D3 भी क्या जा रहा है आपका, स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहा है। तो इसलिए जो Cr2+ है वो क्या करता है, T2G हाफ फिल्ड फिल करता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जो आपका Mn है वो भी हाफ फिल्ड हो जाता है और जिसकी वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बेटा आई थिंक आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोड किसका, M2+ से M में जनरल वैल्यू फॉर कॉपर क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। व्हाट इज पॉसिबल, रीजन फॉर दिस, ये कैसे पॉसिबल है, रीजन लीजिए इसके लिए। देखो मैंने आपको बताया था क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है IE1+ IE2 बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप Cu से बेटा Cu2+ में जाते हैं तो इसका IE1+ IE2 क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्या होता है, हाई वैल्यू होता है। जो नेगेटिव हाइड्रेशन वैल्यू होती है वो इस पॉजिटिविटी को क्या नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो आपका ई नोट है वो पॉजिटिव की जो पॉजिटिव इसकी जो ई नोट की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो आया रीजन समझ में कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती, और बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से जो इसकी वैल्यू है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या निकालना पड़ता है, फुल फील्ड में से रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन D, जो D से निकलेगा वो फुल फील्ड में से निकलेगा, फुल फील्ड से जाएगा तो ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जब बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी इसको बैलेंस नहीं कर पाती। जब बैलेंस नहीं कर पाएगी तो जो ई नोट वैल्यू है वो क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। मेरे ख्याल से बेटा आपको यहाँ तक जो M2+ है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़, थैंक यू। और बेटा एक और बात कहूँगी, अगर आपको कहीं लगता है किसी पॉइंट में कोई गलती हुई है तो आप बता सकते हो, क्योंकि पढ़ाते टाइम, क्योंकि जब स्पीड में पढ़ाते हैं, स्पीड में इसलिए पढ़ाना पड़ता है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी पढ़ा जाए, तो आप कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।